हेलो नमस्कार साथियों। जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग आज के सेशन से जल्दी जुड़ जाइएगा। आज के सेशन के माध्यम से जो हम लोग देखने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। और जो है 17 जनवरी 2019 को जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट का पेपर है आप लोगों के सामने। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ, आज जो हम लोग प्रीवियस ईयर जो पेपर देखने वाले हैं ये 17 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में, उसी का पेपर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। तो इसी पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग पेपर देखे थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जो स्टूडेंट इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले वाले सेशन को नहीं देखे हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हम लोग जो है एक पेपर ऑलरेडी निपटा चुके हैं जो प्रीवियस ईयर कांस्टेबल के ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोग एक बार थम्स अप करके बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब आप तक क्लियर पहुंच रहा है। क्लियर होगा तो सभी लोग एक बार थम्स अप करके जल्दी से बताइएगा। उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार जल्दी से बताइए क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन पढ़िए और राइट आंसर सभी लोग को बतलाना है। पढ़िए, कर है इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा टिंडल प्रभाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो चालू अर्थव्यवस्था समिति जो है किसको कहा जाता है, तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा समिति हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुमानित समिति। अनुमानित समिति इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा था क्वेश्चन, तो आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। करा किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो चालू अर्थव्यवस्था समिति आप लोगों से जब भी पूछे तो आप सभी लोग बताइएगा अनुमानित समिति, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। कर रहा है चालू अर्थव्यवस्था समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा जो है प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है और यह जो है अस्थायी जो है मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है। इसे जो है अनुमानित समिति भी कहा जाता है। तो ये आप लोग को पॉइंट को नोट डाउन करते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। तो बैडमिंटन जो खेल है आप लोग को बतलाना है किस खेल से संबंधित हो। तो आप लोग को बतलाना है बैडमिंटन खेल जो है किस शब्द से संबंधित है। तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बतलाइएगा ड्रॉप। ड्रॉप जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग क्या बतलाइएगा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ड्रॉप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कर रहे हैं राष्ट्रपति जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किसकी सिफारिश पर हटा सकता है। तो आप सभी लोग बताइएगा जो राष्ट्रपति होते हैं राज्य मानवाधिकार के आयोग के जो है सदस्यों को जो है हटा सकते हैं, लेकिन किसके सिफारिश पर हटाएंगे। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा अध्यक्ष के जो है सिफारिश पर, अध्यक्ष के सिफारिश पर जो है इसे हटाया जा सकता है। किसको, तो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए अगर है निम्नलिखित राजवंशों में से किसने जो है सीजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था। तो आप सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग क्या बतलेगा चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ताकि आप लोग को जो है पता चल जाएगा कि आप लोग को एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे क्या होता है अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग का जो है आधा काम हो जाता है एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप लोग को पकड़ हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग का एग्जाम में। तो आप लोग जो है उसी टाइप के जो है तैयारी करिएगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं तब पर भी उनका रिजल्ट नहीं होता है। तो ये आप लोग को जो है स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि आप लोग को जो है पूरा डीप में पढ़ना है। आप लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप लोग को उस एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसका पेपर आप लोग को सबसे पहले देखना चाहिए। उसके बाद आप लोग अपने से अनुमान लगा लीजिएगा कि किस किस टॉपिक को जो है हम लोग को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर एग्जाम
के जो है एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट को आप लोग को देखना चाहिए जो पीछे हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। अगर है परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है। तो परमाणु केंद्र में जो है परमाणु संख्या की डैश की कुल संख्या होती है, तो किसकी कुल संख्या होती है? तो ये प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कर है जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे डैश कहा जा सकता है। तो उसे क्या कहा जा सकता है? तो उसे आप लोग कहिएगा वृद्धि। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो वृद्धि कहा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, कर है जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे जो है वृद्धि कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कर है न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद डैश और डैश से जो है हटा दिया जाता है। तो आप लोग बताइएगा बल जो है उत्पाद डैश और डैश से हटा दिया जाता है। तो जो है उत्पाद जो है सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। तो सामग्री और त्वरण से दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या याद रखिएगा? सामग्री और त्वरण। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, कर है सुगंध देने वाले फूल मुख्य रूप से डैश में पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा किस में जो है जो है फूल जो है सुगंध देता है। तो किसका फूल सुगंध देता है? तो आप सभी लोग जानते हैं केसर का फूल सुगंध देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सुगंध देने वाले फूल मुख्यतः जो है रूप से केसर में पाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। यानी केसर के फूल जो है ये जो क्या है, तो ये जो है सुगंध देते हैं। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के किस राज्य में जवाड़ी और जो है सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है। तो सेवारायन पहाड़ियाँ जो है आप सभी लोग बताइएगा किस राज्य में है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ पर है। तो सेवराय की पहाड़ियाँ जो है उसी को सेवराय ने यहाँ पर लिख दिया है। तो सेवराय की पहाड़ियाँ आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है। तो ये तमिलनाडु राज्य में है। तो तमिलनाडु राज्य में जो है सेवराय की पहाड़ियाँ है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। तो देखिए इससे थोड़ा बहुत पॉइंट याद रखिएगा। सेवराय की पहाड़ियाँ जो है ये जवाड़ी पहाड़ियाँ जो है पूर्वी तट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो पूर्वी तट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह जो तमिलनाडु राज्य की प्रमुख पहाड़ियाँ है। यह दोनों पहाड़ियों जो है दक्षिण में पूर्वी घाट के समानांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन के पठार के पश्चिम और जो है पूर्वी किनारों की को चिन्हित करते हैं। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे है। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। यानी पश्चिमी जो घाट है पूर्वी घाट के मुकाबले जो है ऊंची है। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पढ़िए, अगर है ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो है ये निर्धारित की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो ध्वनि की गुणवत्ता जो है किसके द्वारा, तो आप लोग बताइएगा फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर है पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो पाल साम्राज्य के संस्थापक आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा। तो पाल साम्राज्य के संस्थापक पूछे तो गोपाल थे। तो पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो गोपाल। तो चलिए हम लोग पाल साम्राज्य से थोड़ा बहुत पॉइंट याद रखते हैं। पर पाल साम्राज्य जो है मध्यकालीन जो है उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। तो पाल जो साम्राज्य है ये जो कहाँ का, तो उत्तर भारत का जो है सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है। और इस वंश का संस्थापक जो थे ये कौन थे, तो गोपाल थे, जो कि क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। और इस वंश का अंतिम शासक आप लोगों को नाम याद रखना है। तो यानी जो है किसका, तो पाल साम्राज्य का अंतिम शासक आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या बतलाइएगा। तो आप लोग यहाँ नाम याद रखिएगा जो है गोविंद पाल। तो गोविंद पाल जो हो जाएंगे ये पाल वंश के अंतिम जो है ये शासक हो जाएंगे। तो ये आप लोग को याद रखना है। पाल शासकों ने लगभग 4 सदियों यानी 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक जो है शासन किया था भारत पर। और पाल राजाओं के काल में जो है बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण मिला था। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो बौद्ध धर्म को जो है अत्यधिक संरक्षण किस जो है साम्राज्य से मिला था, तो आप लोग क्या बताइएगा, पाल राजाओं के साम्राज्य यानी पाल साम्राज्य से मिला था। ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है इस क्वेश्चन के माध्यम से।
अगला क्वेश्चन पढ़िए कर है, ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी शब्द का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों को क्या बतलाना है? एमवीपी का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा है, तो एमवीपी का फुल फॉर्म आप लोग क्या बतलाइएगा? तो आप सभी लोग बतलाइएगा अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। तो अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एमवीपी, तो एमवीपी का हो जाएगा मोस्ट वैल्यूएबल जो है प्लेयर। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आप लोग को याद रखना है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पनहो पाठ जो है, मिलिंद पनहो पाठ किसके किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो मिलंद पनहो जो है, मिलंद पनहो पाठ जो है किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो आप लोग क्या बतलाइएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। देखिए यहाँ पर मिलिंद पनहो जो है एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। ये बात आप लोग को पहला लाइन याद रखना है, यानी ये जो इसका रचना जो हुआ है ये पाली भाषा में हुआ है, जिसका रचना काल जो है लगभग आप लोग को याद रखना है 100 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 100 बीसी में हुआ था। इसमें बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन तथा भारत यूनानी शासक जो है मिलिंद के बीच संवाद का वर्णन है। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए अगर है, इनमें से किस से भारत के नए जो है समुद्र मिले हैं? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो इसमें जो है इनमें से किस से भारत के नए समुद्र मिले? तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बतलाइएगा? तो वास्को डी गामा। तो इस क्वेश्चन का मतलब आप लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का पूछने का यही उद्देश्य था कि भारत का जो है खोज सबसे पहले किया किसने किया था? तो आप सभी लोग बतलाइएगा वास्को डी गामा। खोज नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि भारत जो है सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति यही था। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ये कौन थे? तो ये पुर्तगाल थे। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला, और यह जो है 1498 को केरल में जो है कालीकट नामक स्थल पर पहुंचा, और वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन नाविक था। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नहीं जो है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आप लोग बताइएगा 1498 ईस्वी में आया था। और जो है कब जो है भारत की खोज करने के लिए निकला था समुद्र के मार्ग से? तो आप सभी लोग बताइएगा 8 जुलाई 1400 जो है 97 ईस्वी में निकला था, और जो है 1498 ईस्वी में भारत पहुंच गया था। तो ये बात आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। पर हैंडबॉल खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है? तो हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइएगा। कोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हैंडबॉल खेल के मैदान को जो है कोर्ट के नाम से जाना जाता है, और कोर्ट जो है 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो कोर्ट जो है 40 मीटर लंबा और जो है 20 मीटर चौड़ा होता है, और ट्रैक रेसिंग हेतु जो है प्रयोग किया जाता है इसको। तो आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कोर्ट जो है किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? हैंडबॉल खेल से संबंधित है कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति काल से ही मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा संस्कृति से ही जो है पशुपति मनाया जाता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हड़प्पा संस्कृति में पशुपतिनाथ की आराधना की जाती थी, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कि क्यों जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से? तो आप लोग बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे फर्स्ट स्थल का खुदाई हुआ था वो हड़प्पा था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा का खुदाई कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा? तो आप लोग क्या बतलाइएगा? दयाराम साहनी द्वारा। अगला पॉइंट है, यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से यानी 2500 बीसी से पूर्व दक्षिण एशिया के जो है पश्चिम भाग में फैली हुई थी। पशुपति पूजा इस काल का मुख्य जो है धार्मिक कृत्य था, और ज्ञातव्य है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पॉइंट ये बतला दिया हूँ।
तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। जो क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी पॉइंट मैं बतला रहा हूँ, मैं वो पॉइंट के बतला रहा हूँ जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए जितना मैं पॉइंट को बतला रहा हूँ सारे पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये नहीं कि खाली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आप लोग पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम देने जाना है। तो एग्जाम में आप लोग को उससे उससे भी क्वेश्चन पूछेगा जो इस क्वेश्चन का व्याख्या में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कर निम्न में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी है? तो आप सभी लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन जो है एक संक्रामक बीमारी है। तो आप सभी लोग बताइएगा टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड जो रोग है, ये एक कैसा बीमारी है? तो संक्रामक बीमारी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है निम्नलिखित में से जो है कौन तारा आपके सबसे करीबी है? तो आप सभी लोग बताइएगा आपसे जो है सबसे करीबी तारा कौन है? तो आप सभी लोग क्या बताइएगा? तो आप लोग बताइएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सबसे नज़दीकी तारा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो है सेंचुरी सी है। यह जो है तारामंडल में स्थित एक लाल जो है बौना तारा है। तो ये बात भी याद रखिएगा, लाल बौना तारा है और सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। और इसकी दूरी जो है 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और यह जो है सेंट्रास सेंट्रस तारामंडल में स्थित है। तो इसका लोकेशन भी आप लोग को याद रखना है, कहाँ पर स्थित है? तो सेंट्रस तारामंडल में यह स्थित है। किसका बात कर रहा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? तो आप सभी लोग क्या बताइएगा? तो ये कहा जाएगा सार्वजनिक स्रोतों की त्रसदी कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को सार्वजनिक स्रोतों की त्रासदी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का जो है संयोजक कौन होता है? तो यहाँ पर देखिएगा अध्यक्ष जो है अनुपस्थित रहे तो आप लोग को बतलाना है जो संसद का संयुक्त सत्र चलता है। संयुक्त सत्र में तो आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष ही जो है संयुक्त सत्र का अध्यक्षता करते हैं। लेकिन बाई चांस जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना रहे उपस्थित न रहे तो उस समय कौन अध्यक्ष पद संभालेगा? तो यही आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन लाता हूँ, उसके बाद आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? अगर लोकसभा के अध्यक्ष ना रहे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है ये संयुक्त बैठक के जो है अध्यक्षता पद को संभालेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग पॉइंट याद रखिएगा कि जो है संयुक्त बैठक का अध्यक्ष जो करते हैं, अध्यक्षता अध्यक्ष किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं संयुक्त बैठक का अध्यक्ष। और उस समय अध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो है न रहे संयुक्त बैठक के तहत तो उस समय कौन कराएगा अध्यक्षता? अध्यक्ष। तो उस समय लोकसभा उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष पद का जो है यहाँ पर पद संभालेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले, तो यहाँ पर देखिएगा स्वर्ण पदक की बात कर रहा है तो स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप सभी लोग बतलाइएगा मरियप्पन जो है थंगवेलु। तो मरियप्पन थंगवेलु जो हो जाएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय के नाम याद रखना है, मरियप्पन थंगवेलु हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कोशिका के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। तो एक मूल कोशिका को जो है दो समान भागों में विभाजित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक आप लोग को बतलाना है कौन है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक के नाम पूछे तो आप सभी लोग बताइए किसके द्वारा जो है नाट्य शास्त्र लिखा गया है? तो भरत मुनि। तो ये क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में याद रखना है, ये हाईलाइट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नाट्य शास्त्र के राइटर के नाम आप लोग से पूछे तो भरत मुनि आप लोग को बतलाना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर रहा है अंतर्राज्य परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अंतर्राज्य परिषद जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा? तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा? तो ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा? गृह मंत्रालय। तो अंतर्राज्य परिषद जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो गृह मंत्रालय आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है। तो थाल घाट जो दारा है
थालघाट दारा जो है ये किसको किस से जोड़ता है? तो आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, मुंबई को जो है नासिक से जोड़ता है। कौन सा धारा? तो थालघाट धारा। तो थालघाट धारा जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग से डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि है थालघाट जो धारा है किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग क्या बताइएगा? मुंबई और नासिक देखकर आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो है महाराष्ट्र राज्य में है। तो थालघाट धारा कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं फिलहाल इस सेशन को, और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग को ये कर्तव्य है कि आप लोग जो है इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि लाइक करने में ना तो आप लोग का कोई समय बर्बाद होने वाला है और ना ही कुछ आप लोग का लगने वाला है। तो आप लोग को लाइक सिंपली कर देना है। क्या होता है, आप लोग लाइक करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो इससे जो है हम लोग को ऊर्जा मिलता है आगे के सेशन को कंटिन्यू कराने के लिए। क्योंकि पता चलता रहता है कि हम लोग जो है बोल रहे हैं, यानी इतना तक पहुंच गए, यानी इस सेशन का हम लोग आधा क्वेश्चन निपटा चुके हैं। और अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो हमको जो लगता है, ये लगता है कि जो है स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग लाइक करके अपना उपस्थिति बतलाते रहिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो आप लोगों को क्वेश्चन पूरा जरूर पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर कर रहा है विश्व कप से संबंधित नहीं है, तो क्रिकेट विश्व कप से संबंधित इसमें से बतलाना है कौन सा कप नहीं है या कौन सा ट्रॉफी नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा रणजी ट्रॉफी जो है, ये रणजी ट्रॉफी जो है ये विश्व कप से संबंधित नहीं है, यानी क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग बतलाइएगा। तो ये किससे संबंधित है? यानी क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो ये किससे संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा। ये फुटबॉल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है जो है ट्रॉफी है। कौन? तो रणजी ट्रॉफी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ईरानी ट्रॉफी, ईरानी कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद कॉलिंग कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। और जो है देवधर ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ये तीनों जो है आप लोग को नाम याद रखना है, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन जो है ये सब जो है कौन से ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैं बतलाया हूँ कि आप लोग को ये सारे पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन तो सभी लोग बतला दीजिएगा। कह रहा है पुरुषों में कौन से सेक्स जो है जीन मौजूद है? तो पुरुषों में आप लोग को बतलाना है कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं पुरुषों में कौन होता है, तो एक्स वाई होता है। तो एक्स वाई आप सभी लोग बतलाइएगा। तो एक्स वाई जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर जो है स्त्रियों में बात कर ले, यानी महिलाओं में बात कर ले, तो आप सभी लोग लगाते हैं उस समय एक्स एक्स, यानी स्त्रियों से बात कर रहे हैं तो एक्स एक्स होता है। और जो है मेल में जो होता है यानी पुरुषों में जो होता है वो एक्स वाई होता है। यहीं पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यहीं से जो है लिंग का निर्धारण होता है शिशु में। अगर फीमेल का एक्स और मेल का एक्स, फीमेल का एक्स और मेल का एक्स मिलेगा तो ये जो हो जाएगा ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये जो है फीमेल का एक्स और जो है मेल का वाई मिलेगा तो ये जो हो जाएगा पुल्लिंग। यानी जो है एक्स वाई जो मिलेगा, एक्स वाई जो मिलेगा तो वो हो जाएगा पुत्र का जो है यहाँ पर तैयारी होगा। और जो है एक्स और एक्स मिलेगा तो जो है लड़की होगी। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। एक सामान्य मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र होता है, और जोड़ी पूछ ले तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। जिसमें से 22 जोड़ी जो है ये जिन है जो है अलिंग गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है। और जो है यह दोनों जो है लिंगों में समान रूप से जो है उपस्थित है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो जितना मैं पॉइंट आप लोग को बतला रहा हूँ सारे पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, तो आप लोग जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत जो है बेल्जियम और जो है स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का जो है उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग क्या बताइएगा, भारत बेल्जियम और जो है स्पेन में किस प्रकार के संघीय शासन का जो है उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा संघीय रूप से प्रशासित विधि द्वारा। तो संघीय रूप से प्रशासित विधि द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िएगा। और निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो ये तो क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं। पाटलिपुत्र का स्थापना जो है ये किसके द्वारा कराया गया था? तो अजात शत्रु के द्वारा कराया गया था। तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो जो है अजात शत्रु ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा।
पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम आप लोगों से पूछ रहे हो तो आप लोग बताइएगा पटना है। वर्तमान नाम जो है पटना है और जो है प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र अभी आप लोग को पटना में जाइएगा तो पाटलिपुत्र के नाम से भी अभी भी वहाँ के वहाँ के जो है शहर के वहाँ के जो है छोटा मोटा जो शहर है यानी पटने में ही आप लोग को एक स्थान है, उसे भी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग पटना के निवासी होंगे तो आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो आप लोग को बताना है कौन से आर्टिकल में जो है आकस्मिक निधि के लिए जो है बात कहा गया है। तो वो आर्टिकल का नाम बताना है जिसमें आकस्मिक निधि का जिक्र किया गया है। तो उस आर्टिकल का नाम याद रखिएगा 267। तो आर्टिकल 267 में जो है ये आकस्मिक निधि के लिए बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल 280 याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 266 जो है भारत के संचित निधि का प्रावधान इसमें बतलाया गया है। तो ये सारे आर्टिकल भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कर रहा है नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो नाइजर और जो है जिम्बाब्वे में जो है इनमें से किस महाद्वीप के देश हैं? तो आप सभी लोग बताइएगा। ये ये दो देश के नाम आप लोग देख रहे हैं, नाइजर और जिम्बाब्वे, ये किस महाद्वीप के देश हैं ये आप लोग को बतलाना है। यानी ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो आप लोग बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप। ये जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो है हम लोग आ जाएंगे, यानी जो भारत है, पाकिस्तान है, जो है चाइना है, ये सब जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन करके चलना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कर रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश हैं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो वो जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो रिटायरमेंट जो होते हैं जो हाई कोर्ट के रिटायरमेंट जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है अंतिम मौर्य राजा था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा आप लोगों से पूछा है। तो आप लोग बताइएगा बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो है ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम जो है राजा थे। यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। कर बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था और इसने 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसका सेनापति जो था वो पुष्पमित्र जो है शुंग ने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी बृहद्रथ का जो है हत्या करके जो है शुंग वंश का स्थापना किया गया था और इसका सेनापति ही जो है बृहद्रथ के सेनापति ही इसको हत्या कर दिया और एक नया जो है साम्राज्य का स्थापना किया, उसका नाम था शुंग वंश। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला पॉइंट है, मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक जो है शक्तिशाली राजवंश था और मौर्य राजवंश जो है 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक जो है नदी बंदरगाह है? तो आप लोग बताइएगा नदी बंदरगाह इनमें से कौन है? तो आप सभी लोग बताइएगा कोलकाता जो है एक नदी बंदरगाह है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कोलकाता जो शहर है ये नदी बंदरगाह है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जो है मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? तो आप सभी लोग जानते हैं बिहार में एक मधुबनी जिला भी है। तो मधुबनी चित्रकला आप लोगों से पूछे तो ये बिहार से ही रिलेटेड है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा बिहार राज्य। तो मधुबनी चित्रकला जो प्रचलित है ये बिहार राज्य में प्रचलित है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? तो कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा उसे स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे स्वर कहा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था आप लोग का एग्जाम में।
पर है निम्नलिखित में से किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है। तो आप लोग बताइएगा वो कौन सा महासागर है जिसका तटरेखा सबसे लंबी है। उस महासागर के नाम बतलाना है। तो उस महासागर का जो नाम है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का जो है सबसे ज़्यादा यानी जितने भी महासागर है जो है उनमें सबसे ज़्यादा जो है किसी महासागर का तटरेखा जो है सबसे लंबा है तो वो है अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा 31.16% यानी जो है शहर के जो जनसंख्या है वो टोटल जनसंख्या का जो है 31.16% है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो बच गया परसेंटेज में वो जो हो जाएगा यानी 100% में 31.16% घटाइएगा जो बच जाएगा वो जो है ग्रामीण जनसंख्या है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात आप लोगों से पूछेगा तो 943 याद रखना है। ये पूरा ऑल इंडिया के मैं बात कर रहा हूँ। और जनसंख्या घनत्व तो आप लोगों से पूछे तो 382 आप लोग बताइएगा प्रति किलोमीटर स्क्वायर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है मंत्रालय जो है किस मंत्रालय का अधीन आता है। तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो ये जो है ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नहीं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए कर है निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक बांगर भरा हुआ क्षेत्र है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो तराई क्षेत्र जो है जो तराई वाला क्षेत्र है ये एक बागर भरा हुआ क्षेत्र है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में। और अभी तक जो स्टूडेंट देख रहे हैं और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वृक्षासन योग में क्या जो है स्थिति दिखाता है। तो वृक्षासन जो योग है क्या स्थिति दिखाता है। तो आप लोग बताइएगा ये जो है पेड़ का स्थिति दिखाता है। यानी जो है पेड़ का स्थिति दिखाता है कौन। तो ये वृक्षासन योग। तो वृक्षासन योग इसका नाम ही है। यानी पेड़ के तरह आप लोग को खड़ा होना पड़ता है इस योग में। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्लिप आप लोग देखे होंगे वृक्षासन योग का जो है एक बार जो है कौन तो हमारे जो है उत्तर प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर जो थे वो यही योग कर रहे थे। एक टांग पर जो है वृक्षासन कर रहे थे और बहुत डगमगा रहे थे। वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था इसलिए मैं आप लोग को बतला दिया हूँ क्योंकि ध्यान में आ गया है इस क्वेश्चन को देखकर। अगला क्वेश्चन है डोलू कुनीथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो आप सभी लोग बताइए किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा ये कर्नाटक राज्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो है कुनीथा जो है ये कर्नाटक राज्य में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष डैश में स्थापित है हुआ। तो आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो आप सभी लोग बताइएगा 1993 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। तो पीसी महालनोबिस को जो है किसके रूप में जाना जाता है। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा ये पीसी महालनोबिस से आप लोग को नाम एक जगह और आप लोग को सुनने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा जो तैयार करने हेतु जो है इन्हीं का नाम जो है इन्हीं ने तैयार किए थे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित था। तो आप सभी लोग क्या बतलाइएगा। तो पीसी महालनोबिस पर आधारित था। तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है बहुत कम विक्रेता एवं अधिक विक्रेता किस बाजार का लक्षण है। तो बहुत कम विक्रेता और अधिक विक्रेता किस बाजार का लक्षण है। तो आप सभी लोग बताइएगा अल्पाधिकार बाजार का लक्षण है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार डैश के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो भारत सरकार जो है किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो आप सभी लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। मैं आप लोग के सामने इस क्वेश्चन का ऑप्शन ले आता हूँ, तो पढ़िए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में से बताइए कौन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा भारतीय खाद्य निगम। तो भारतीय खाद्य निगम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में शुरू की गई थी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है यानी मनरेगा का बात कर रहा है, तो इसको इसका शॉर्ट नाम जो है मनरेगा है। तो मनरेगा का जो है शुरुआत कब किया गया था? तो मनरेगा योजना का शुरुआत जो है कब किया गया था? तो आप सभी लोग बताइएगा 2005 ईस्वी में। मनरेगा के तहत क्या किया जाता है? तो मनरेगा के तहत जो है ये साल भर में जो है जो गरीब जो है श्रमिक है यानी गरीब मजदूर को 100 दिन का जो है 100 दिन का कार्य जो है रोजगार जो है उपलब्ध कराया जाता है। किसके द्वारा? तो मनरेगा के तहत। तो साल भर में 100 दिन का काम जो है मनरेगा के तहत दिया जाता है गरीब मजदूरों को। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। मनरेगा का स्थापना आप लोगों से पूछे तो 2005 आप लोग बतलाइएगा। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आप सभी लोग बताइएगा 326 बीसी में, यानी 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो थोड़ा बहुत हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड यानी जो है सिकंदर का नाम आया है तो हम लोग थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड पॉइंट याद रखिएगा। अगर सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और पर्सिया पर अधिकार कर लेने के बाद सिकंदर ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया और पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध जो है हुआ और जिसमें जो है पोरस की हार हुई थी यानी सिकंदर का जीत हुआ। सिकंदर 19 महीनों तक भारत में रहा और 325 ईसा पूर्व में सिकंदर और उसकी सेना जो है पश्चिमी की ओर लौट गई। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो आप सभी लोग बताइए किस बिल के बिना जो है सरकार जो है भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो आप सभी लोग बताइएगा वो बिल का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा विनियोग विधेयक बिल, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग बताइएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग को सभी लोग को पता होगा कि आप लोग को जो है आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम देने जाइएगा तो 50 क्वेश्चन आप लोग को जीके जीएस से देखने को मिलेगा। तो टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है मैं अपने से तैयार नहीं किया हूँ, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। शुरू में आप लोग को मैं बताया हूँ किस तारीख को और किस शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बट कोई भी डाउट बचता है, जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और चलते चलते एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और इस सेशन को उस दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को और बोल दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है इस चैनल के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग का आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जितना भी एग्जाम हुआ है, जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन इसी चैनल पर आप लोग को मिलने वाला है। तो चैनल को